क्या आप जानते हैं कभी कभी क्राइम्स की ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो सच में बेचैन कर दें। उनको अंजाम देने का तरीका भी और उसके बाद का परिणाम भी। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें अदालत से फांसी की सजा मिली हो, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि सच में फांसी दी गई हो, क्योंकि ऊपरी अदालत तक जाते जाते फैसला बदल जाता है। एक ऐसी भयानक वारदात जिसमें पूरा परिवार तबाह हो गया था, जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं राजखोवा फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में बसा एक राज्य असम से। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है डुबरी, लोग इसे डुबरी भी कहते हैं। साल 1969 की ये बात है। इन दिनों सेशन कोर्ट के एक जज हुआ करते थे, उपेंद्र नाथ राजखोवा। इनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास की थी और ये अपने प्रोफेशन यानी जज की सर्विस के आखिरी पड़ाव में थे। जल्दी ये रिटायर भी हो जाते हैं। नौकरी के आखिरी दिनों में इनकी पोस्टिंग डुबरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में होती है। इससे पहले भी इन्होंने असम के कई जिलों में सर्व किया था। वैसे इनका असली घर गुवाहाटी में था। इनकी शादी को लगभग 30 से 35 साल हो चुके थे। घर में पत्नी और 3 बेटियां थीं। पत्नी का नाम था पुतली राजखोवा एके पुतुल। सबसे बड़ी बेटी थी निर्मली राजखोवा एके लीनू। दूसरी बेटी थी जोनाली एके लूना और सबसे छोटी बेटी थी रूपलेखा एके रूपाली या भंटू राजखोवा। बड़ी बेटी ने एमए किया था। इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। अब इनके शादी की बारी थी। वहीं सेकंड नंबर की बेटी बीएससी कर रही थी। छोटी बेटी भी कॉलेज में थी। उपेंद्र नाथ के बीवी बच्चे मामा बरदा शर्मा के घर पर रहते थे। अब चूंकि उपेंद्र नाथ एक जज थे तो इनका अलग अलग जिलों में ट्रांसफर होता रहता था। घर में कोई गार्जियन नहीं था, इसीलिए ये परिवार मामा के घर पर रहता था। खुद के घर को इन्होंने किराए पर चढ़ा रखा था ताकि घर की देखभाल होती रहे। तो 1969 में उपेंद्र नाथ राजखोवा की डुबरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पोस्टिंग होती है। 1970 में रिटायर हो जाते हैं। जब इनकी पोस्टिंग हुई तो उस टाइम जज का बंगला जो इन्हें अलॉट होने वाला था वो अभी रेडी नहीं था, इसलिए शुरुआत में इन्हें डुबरी सर्किट हाउस में रुकना पड़ता है। सर्किट हाउस समझ लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का गेस्ट हाउस। सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होता रहता है और उन्हें सरकारी घर भी मिलता है, इसलिए घर की साफ सफाई होने तक ये एम्प्लॉयज गेस्ट हाउस में रुकते हैं यानी सर्किट हाउस में। यहाँ जज उपेंद्र नाथ के साथ भी ऐसा ही कुछ था। वैसे ही अकेले ही यहाँ पर आए थे, मतलब परिवार साथ नहीं था। पत्नी और तीनों बेटियां गुवाहाटी में थे क्योंकि बच्चों का कॉलेज था। कुछ दिनों के बाद उपेंद्र नाथ को जज का सरकारी बंगला अलॉट हो जाता है। ये यहीं पर शिफ्ट हो गए। ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी थी। साथ में जज को कई सारे नौकर चाकर, ड्राइवर, पियोन वगैरह भी मिलते हैं। जिनका घर करीब में था वो ड्यूटी के बाद घर चले जाते थे और जिनका घर दूर था वो इसी बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। जज उपेंद्र नाथ अपने नॉर्मल ड्यूटी में आ गए, कोर्ट आते जाते हैं। वहीं इनका परिवार, पत्नी और तीनों बेटियां भी कभी कभार इनसे मिलने के लिए जज के बंगले में आती रहती थीं। अब दिन आता है 2 फरवरी 1970। आज के दिन जज उपेंद्र नाथ राजखोवा अपनी सर्विस से रिटायर हो जाते हैं। इस वक्त इनका परिवार भी यहाँ पर आया हुआ था। अब चूंकि जज उपेंद्र रिटायर हो गए तो उन्हें अपना यह सरकारी बंगला खाली कर देना चाहिए, लेकिन ये खाली करते नहीं हैं। इन्हें 2-3 महीनों की छूट मिली थी कि अपना ये आराम से कहीं और रहने का इंतजाम कर लें। उपेंद्र के नौकर चाकर भी यहीं पर थे। इनके रिटायर होने के बाद अब दूसरे जज इस जिले में सर्विस के लिए आते हैं, मिस्टर एनके चौधरी। लेकिन वो फिलहाल सर्किट हाउस में रुके हुए थे, क्योंकि जब तक उपेंद्र बंगला खाली नहीं कर देते वो कैसे शिफ्ट हों। खैर, उपेंद्र अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहते हैं। 3 फरवरी को इन्होंने अपने साले बरदाचरण शर्मा को कॉल किया टेलीफोन से। वैसे बरदा शर्मा डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे यानी डीआईजी थे। उपेंद्र नाथ की पत्नी पुतुल राजखोवा इनकी सबसे बड़ी बहन थी। इनके ही घर पर बहन और तीनों भांजियां रहती थीं। तो 3 फरवरी को उपेंद्र नाथ ने अपने साले साहब को कॉल किया और कहा कि इनका जो घर किराए पर है उसे खाली करवा दीजिए, क्योंकि अब ये कभी भी गुवाहाटी में शिफ्ट हो सकते हैं। आगे 10 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार या सरस्वती पूजा पड़ने वाला था। ये त्यौहार असम में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, मेला वगैरह भी लगते हैं। उपेंद्र नाथ ने सोचा कि इस बार अपने परिवार के साथ मेला घूमने जाएंगे। अब तो कोई टेंशन भी नहीं है, काम भी नहीं करना है, रिटायर हो चुके हैं। लेकिन दोनों छोटी बेटियों लूना और रूपाली का एग्जाम था तो इन्हें 8-9 फरवरी को वापस गुवाहाटी भेजना पड़ा। मगर पत्नी पुतुल और बड़ी बेटी लीनू यहीं पर रहते हैं। अब 10 फरवरी का दिन आया। ये लोग अपना त्यौहार वगैरह मनाते हैं, मेला घूमते हैं। अब इसके कुछ दिन के बाद 14 फरवरी को उपेंद्र नाथ ने फिर से अपने साले साहब बरदा शर्मा को कॉल किया। उनसे बोला कि अब दोनों बेटियों को यहाँ डुबरी भेज दो, हम लोग टूर पर जाएंगे दार्जिलिंग। लेकिन बरदा शर्मा मना कर देते हैं, क्योंकि बेटियों का कॉलेज था, एग्जाम होने वाला था, आगे दिक्कत होगी। दोनों बच्चियां भी डुबरी जाने से मना कर देती हैं क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन उपेंद्र नाथ ये मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि आज ही बेटियों को भेजो, जरूरी है। अब साले साहब क्या करें, इनको बात माननी पड़ती है। 14 फरवरी की दोपहर में ही इन्हें दोनों बेटियों को बस में बिठाना पड़ा।
शाम तक ये गुवाहाटी से डुबरी पहुंच भी गईं। अब धीरे धीरे कुछ दिन गुजरता है। 24 फरवरी को उपेंद्र नाथ ने फिर से अपने साले साहब को कॉल किया टेलीफोन से। उनसे कहा कि तुम्हारी बहन बोल रही है कि हमारा घर खाली करवा दो, हम वहां पर रहने के लिए आ रहे हैं। बरदा शर्मा ये मान गए और घर खाली करवा दिया। अब अगले दिन यानी 25 फरवरी को इसी बात की सूचना देने के लिए साले साहब ने जीजाजी को कॉल किया, मगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कई बार कॉल किया जाता है मगर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। बरदा शर्मा की अपने जीजाजी, अपनी बहन और तीनों भांजियों सबसे बात होनी बंद हो गई। बरदा शर्मा और उनकी पत्नी दोनों ही परेशान होने लगे। फरवरी से मार्च आ गया, पूरा मार्च बीत गया। अब अप्रैल आया। 13 अप्रैल को उपेंद्र नाथ ने अपने साले साहब और उनकी पत्नी को लेटर लिखा, जिसमें था कि इनका परिवार यानी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली से अभी तक लौटी नहीं हैं, इसलिए अब ये भी दिल्ली जा रहे हैं। बरदा शर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों छोटी बच्चियों का एग्जाम भी छूट चुका था। इन्होंने सोचा कि परिवार कहीं दिल्ली में घूम रहा होगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बरदा शर्मा की टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि राजखोवा फैमिली के किसी भी मेंबर से इनका कांटेक्ट नहीं हुआ था। जब इनसे रहा नहीं गया तो ये अप्रैल के आखिरी दिनों में गुवाहाटी से डुबरी पहुंचे और उस सरकारी बंगले में गए। वहां पर पता चलता है कि उपेंद्र ने तो 15 अप्रैल को ही बंगला खाली कर दिया था और वो यहाँ से चले गए थे। अब आखिर ये राजखोवा परिवार कहाँ पर चला गया? ना तो ये गुवाहाटी में आए थे, ना दिल्ली गए थे। बरदा शर्मा के कुछ रिश्तेदार दिल्ली में भी रहते थे। उन्होंने भी कहा कि राजखोवा परिवार यहाँ पर नहीं आया था। अब बरदा शर्मा निराश होकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन जून 1970 में ये वापस डुबरी आए। इस बार ये सोच कर आए थे कि अपनी बहन, जीजाजी और भांजियों का पता करके रहेंगे। ये पहले तो उस सरकारी बंगले में गए। वहां पर नए जज आ चुके थे, उनका परिवार शिफ्ट हो चुका था। उन लोगों से बात किया गया। उन लोगों ने सुझाव दिया कि आप एक बार कोर्ट में जाकर पता कीजिए, शायद उपेंद्र के साथ काम करने वाले लोग कुछ बता सकें। अब बरदा शर्मा डुबरी सेशन कोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर इनकी मुलाकात गोलोक शर्मा और जयप्रकाश चक्रवर्ती से होती है। ये दोनों ही लोग डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस में असिस्टेंट थे। गोलोक शर्मा ने कहा कि उपेंद्र नाथ कुछ अपना सामान छोड़कर 15 अप्रैल को ही चले गए थे और ये अकेले थे। वहीं जयप्रकाश ने कुछ चौंकाने वाली चीजों का खुलासा कर दिया। ये बरदा शर्मा के काफी रिक्वेस्ट करने पर और इनकी परेशानी को देखकर इसका खुलासा करते हैं। जयप्रकाश के पिता थे सत्यप्रकाश चक्रवर्ती। ये उपेंद्र नाथ के काफी भरोसेमंद आदमी थे। इसी जून महीने में कुछ दिन पहले उपेंद्र नाथ सत्यप्रकाश के घर पर पहुंचे थे, गौरीपुर। यहाँ पर ये 3 दिन रुकते हैं। उपेंद्र नाथ ने सत्यप्रकाश से कहा कि इन्हें जमीन खरीदना है, कुछ प्लॉट दिखा दीजिए, उस प्लॉट पर ही आश्रम ओपन करेंगे। सत्यप्रकाश इन्हें 3 दिनों तक अलग अलग प्लॉट दिखाते हैं। उपेंद्र ने इनसे कहा कि आप ये बात किसी को बताइएगा मत। उस वक्त वहां पर जयप्रकाश भी मौजूद थे। तो उपेंद्र नाथ ने सत्यप्रकाश से कहा कि आप ये बात किसी को बताइएगा मत कि प्लॉट खरीद रहे हैं, क्योंकि मैं इतने सारे पैसे लेकर घूम रहा हूँ। अगर किसी को कुछ पता चल गया तो अनहोनी हो जाएगी। 3 दिनों तक सत्यप्रकाश के घर पर रहने के बाद उपेंद्र नाथ यहाँ से निकलते हैं। जाते जाते सत्यप्रकाश ने उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिलगुड़ी में एक होटल है, सवाई होटल, वहीं पर रुकेंगे। तो बेटे जयप्रकाश ने ये सारी बातें बरदा शर्मा को बता दी। ये सब पता चलने के बाद साले साहब सीधे डुबरी पुलिस थाने पहुंचे। वहां पे ऑफिसर इंचार्ज से बात किया। इसके बाद 25 जुलाई 1970 के दिन बरदा शर्मा, एक रिश्तेदार और डुबरी थाने के ऑफिसर इंचार्ज, ये तीनों लोग सवाई होटल पहुंचते हैं। वहां के रिसेप्शन पे पता किया कि यहाँ कोई उपेंद्र नाथ राजखोवा नामक शख्स रुके हुए हैं। चेक करने पर रूम नंबर 3 की बुकिंग मिलती है। अब ये तीनों लोग और होटल के कुछ स्टाफ रूम नंबर 3 के पास गए। डोर नॉक किया, दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलने वाले और कोई नहीं बल्कि उपेंद्र नाथ राजखोवा थे। वो अपने साले और बाकी लोगों को देखकर चौंक जाते हैं। बरदा शर्मा ने इनसे पूछा कि इनकी बहन और तीनों भांजियां कहाँ पर हैं, हमें साफ साफ बता दीजिए, हमारी कोई आपसे दुश्मनी भी नहीं है। उपेंद्र नाथ ने पहले कहा कि वो लोग दिल्ली में हैं। इस पर बरदा शर्मा एग्जैक्ट एड्रेस पूछते हैं और बोले कि हमें साथ चलकर दिखाइए। फिर उपेंद्र ने कहा कि वो लोग दार्जिलिंग में हैं। इस पर भी साले साहब ने सेम चीज कही कि हमें एड्रेस दीजिए और साथ चलकर दिखाइए। पर ये ना तो एड्रेस दे रहे थे ना साथ चल रहे थे, यानी ये झूठ बोल रहे थे। फिर लोगों ने इनसे सख्ती से बात की। अब ये कहते हैं कि मैं ऐसे बोल नहीं सकता, मैं लिख कर बताऊंगा। अब इन्हें पेन और पेपर दिया गया। अब ये असमीज लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं। सबकी नज़र पेपर पर थी। ये लिखते हैं कि 10 फरवरी की रात में पत्नी पुतुल घर में फिसलकर गिर गई थी। उसके सर में चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी बेटी लीनू वहीं पर खड़ी थी, उसने सब कुछ देख लिया। उसको एक झटका सा लगता है, वो सहम गई। उसने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली, इससे उसकी भी मृत्यु हो गई। इन सबसे उपेंद्र भी डर जाते हैं। इन्होंने भोर में स्टीमर घाट पर काम करने वाले लोगों को बुलाया, उनको 500 रुपए दिए और पत्नी और बड़ी बेटी दोनों के शवों को ब्रह्मपुत्र नदी में फेंकवा दिया। अब इन्हें चिंता होने लगी कि बाकी दोनों बच्चियों को कैसे बताया जाए कि उनकी मम्मी और बड़ी बहन इस दुनिया में नहीं है।
14 फरवरी को ये जिद करके अपनी दोनों बेटियों को गुवाहाटी से धुबरी बुलवाते हैं। कुछ दिन ये उनके साथ रहें, फिर ये उन्हें घुमाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के पास ले गए। वहीं पर उपेंद्र अपनी दोनों बेटियों को उनकी माँ और बहन के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। ये सब सुनकर दोनों बेटियां सदमे में चली जाती हैं और उसी नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। ऐसी सारी चीजें उपेंद्र नाथ ने पेपर पर लिखी। यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज ने इनसे कहा कि आपको अभी थाने चलकर ऑफिशियल स्टेटमेंट देना होगा और मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान देना है। उपेंद्र ने कहा ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इसके बाद ये बेडरूम में गए, फिर वहां से बाथरूम में चले गए। कुछ देर के बाद बाथरूम के अंदर से चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनकर यहाँ पर आए हुए लोग घबरा जाते हैं। जैसे तैसे बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं। अंदर उपेंद्र ने खुद के पेट में चाकू मार लिया था। काफी गहरा घाव था। इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसके बाद इन्हें सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल भेजा गया। होटल वालों से पता चला कि उपेंद्र यहाँ पर 7 जून से रह रहे हैं। आज की तारीख थी 25 जुलाई 1970। ये अकेले ही यहाँ पर रहते थे और ये ठीक से खाना भी नहीं खाते थे। वैसे जब ये हॉस्पिटल गए तो वहाँ भी ठीक से खाना नहीं खा रहे थे। जब तक इनका इलाज होता है तब तक पुलिस की कई टीमें ब्रह्मपुत्र नदी में पत्नी और तीनों बेटियों को ढूंढने में लग गईं। एक टीम ने लोगों से पूछताछ शुरू कर दिया, खास तौर से उनसे जो उपेंद्र के साथ उस सरकारी बंगले में रहते थे, जैसे नौकर चाकर, ड्राइवर, पियोन वगैरह। साले साहब बरदा शर्मा को होटल के कमरे की तलाशी के दौरान एक कागज का टुकड़ा मिलता है। जिस बेड पर उपेंद्र नाथ सोते थे उसी बेड के पास मिला। इस पर इंग्लिश में लिखा हुआ था कि मेरा नाम UN राजखोवा है, मेरी पत्नी और तीनों बेटियां इस दुनिया में नहीं हैं, तो मेरा भी इस दुनिया में रहकर क्या काम। खैर, इधर लोगों से पूछताछ के दौरान जज साहब के कुछ किस्से सामने आते हैं। रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले 14 जनवरी 1970 को माघ बिहू नामक एक त्योहार था। इस दिन उपेंद्र नाथ ने अपने एक पियोन बिगन प्रसाद राव से कहा कि इनके बेडरूम से अटैच जो बाथरूम है उसकी खिड़की पे बाहर से पेड़ की टहनियां लग रही हैं। जब हवा चलती है तो अजीब अजीब आवाजें आती हैं, डिस्टर्ब होता है, इसलिए उन टहनियों को कटवा दो। फिर पियोन बिगन प्रसाद, मोहम्मद शाहिद, ये भी पियोन थे, और राधानाथ माली, ये बंगलों में माली थे। इन तीनों ने मिलकर टहनी काट दी। थोड़ी देर के बाद उपेंद्र ने कहा कि पेड़ को ही जड़ से काट दो। तीनों ने और लोगों की मदद से जड़ से पेड़ को काट दिया। अब बाथरूम के बाहर साइड गड्ढा हो गया। उपेंद्र ने फिर कहा कि इस गड्ढे को खोदकर और भी बड़ा कर दो, यहाँ दूसरे पौधे और फूल लगाएंगे ताकि जब नया जज यहाँ पर आए तो उसको याद रहे। पियोन और माली ने ऐसा ही किया, गड्ढा और खोद दिया। अब इसके 2 दिन के बाद उपेंद्र ने फिर से इनसे कहा कि किचन के पास वाला पेड़ काट दो जड़ से। माली और पियोन ने ऐसा ही किया, वहां का भी पेड़ कटवा दिया। उपेंद्र ने उस गड्ढे को भी और बड़ा कराया क्योंकि यहाँ पर भी पौधे लगाएंगे। अब इस सरकारी बंगले में 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए। 2 फरवरी को जज रिटायर हो जाते हैं। इनकी फैमिली यहीं पर मौजूद थी। जब वाइफ पुतुल ने बाथरूम के पास वाला वो गड्ढा देखा तो उन्हें अजीब लगता है। सुबह में जब उपेंद्र नहा रहे थे तभी पत्नी ने नौकरों से कहकर वो गड्ढा भरवा दिया। उपेंद्र को जब ये बात पता चलती है तो ये बहुत गुस्सा होते हैं। फिर से ये वहीं पर गड्ढा खुदवाते हैं, मिट्टी बाहर निकलवाते हैं। आगे एग्जाम की वजह से दोनों छोटी बेटियां गुवाहाटी निकल गईं। 10 फरवरी को सरस्वती पूजा था। उपेंद्र ने सभी नौकरों की छुट्टी कर दी, कहा कि मेला घुमाओ। ये खुद भी अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को लेकर मेला घूमने गए। स्टाफ के लोग भी इनके ही साथ घूम रहे थे। आगे पियोन शाहिद मेला घूमकर अपने घर चला गया। इसका घर करीब में था। फिर पियोन बिगन प्रसाद और बंगले का एक और नौकर उमेश बैस्य, ये भी सर्वेंट क्वार्टर आ गए। उपेंद्र नाथ और उनका परिवार भी घर पर लौट आया। रात में 8:30 बजे के आसपास बिगन प्रसाद ने देखा कि उपेंद्र नाथ अपने बंगले के कंपाउंड में आए और वहां पर बोन फायर किया और आग तापने लगे। यह फरवरी का महीना था, यानी ठंड का मौसम था। कुछ देर के बाद वाइफ और बड़ी बेटी भी यहाँ पर आकर आग तापने लगी। 10 बजे इनका खाना पीना हुआ। फिर सभी लोग सोने के लिए चले गए। अब 11 फरवरी की सुबह होती है। सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए। तभी नौकरों को एहसास हुआ कि दोनों मालकिन यहाँ पर नहीं है, यानी उपेंद्र नाथ की पत्नी और बड़ी बेटी। पियोन बिगन प्रसाद ने उपेंद्र नाथ से इस बारे में पूछा। वो बोले कि कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो गुवाहाटी जाना पड़ा। मैंने ही बस स्टॉप पर छोड़ा है भोर में। ये बात थोड़ी अजीब थी। घर में इतने सारे नौकर चाकर थे, ड्राइवर थे, उनसे बोल देते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं। सभी लोग वापस अपने काम पर लग गए। पियोन बिगन प्रसाद भी कुछ काम के लिए बाजार चले गए। जब ये बाजार से लौटे तो देखा कि बाथरूम के नाली से लाल रंग का पानी आ रहा है। बाथरूम का वेस्ट पानी नाली से बाहर निकल रहा था और वो कवर भी नहीं था, इसलिए बिगन प्रसाद ने साफ साफ देख लिया। फौरन ये भागकर उपेंद्र नाथ के बाथरूम में गए, जो कि बेडरूम से अटैच था। वहां बाथरूम में देखा कि उपेंद्र नाथ कुछ कपड़े धुल रहे हैं। आज तक इन लोगों ने इन्हें कपड़े धोते हुए नहीं देखा था, नौकर वगैरह ही धुलते थे। उपेंद्र ने कहा कि अभी रिटायर हो चुके हैं, खाली बैठे हुए हैं घर पर, सोचा कि यही काम कर लूं। ये एक बेडशीट, पिलो कवर, पजामा और शर्ट धुल रहे थे। बेडशीट और पिलो कवर लाल रंग के थे, तो बिगन प्रसाद ने सोचा कि ये कपड़े रंग छोड़ रहे होंगे। वापस जब ये बंगले से बाहर निकले तो इनकी नज़र एक और चीज़ पर गई। बाथरूम के पास वाला वो जो गड्ढा था उसमें मिट्टी भर दी गई थी, पूरा बराबर हो चुका था।
जैसा कि यहाँ पर कभी गड्ढा हुआ ही ना हो। उपेंद्र नाथ से पूछने पर ये बोले कि पौधे आने में टाइम है, ये गड्ढा खतरनाक हो सकता है, कोई गिर सकता है, इसलिए इसको भरवा दिया। मतलब रातों रात इनकी वाइफ और बेटी कहीं चले गए और रातों रात ये गड्ढा भी भर गया। इसी 11 फरवरी के दिन उपेंद्र नाथ के कोई जानकार थे, ये अपनी वाइफ के साथ उपेंद्र से मिलने के लिए आते हैं इनके घर पर। उस वक्त उपेंद्र नाथ ईस्टर्न साइड वाले वरांदे में बैठे हुए थे। वो लोग भी यहाँ पर बैठते हैं, बातचीत शुरू होती है। इसी बीच में जानकार की वाइफ को वॉशरूम जाना था। उपेंद्र नाथ ने इनसे कहा कि बेडरूम से अटैच बाथरूम में मत जाइएगा, वो बहुत गंदा है, किसी और वॉशरूम में चले जाइए। जानकार ने इनसे पूछा कि आपकी फैमिली कहाँ पर है, आप अकेले क्यों हैं, आप तो रिटायर हो चुके हैं, फैमिली को आपके साथ होना चाहिए। इस पर ये बोले कि पत्नी और बेटी गुवाहाटी में हैं, क्योंकि दोनों छोटी बेटियों का कॉलेज है, कुछ दिन में ये भी चले जाएंगे। इसी 11 फरवरी की सुबह सुबह ही एक प्लम्बर भी यहाँ पर आया था वाटर पंप ठीक करने के लिए। उसने देखा कि बाथरूम के बाहर जो गार्डन है वहां पर जज साहब फावड़े से जमीन लेवल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब 14 फरवरी के दिन उपेंद्र नाथ ने अपनी दोनों छोटी बेटियों को गुवाहाटी से ढुबरी बुलवाया। उनके मामा बरदा शर्मा से बोला कि हम दार्जिलिंग घूमने के लिए जाएंगे। शाम में उपेंद्र नाथ खुद अपनी दोनों बेटियों को लेने के लिए बस स्टॉप तक गए थे। बेटियों ने पिता से पूछा कि माँ और बड़ी दीदी कहाँ पर हैं। उस टाइम गोलोक शर्मा जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में असिस्टेंट थे, वो भी बंगले पर मौजूद थे। उनके सामने ही बेटियों ने अपने पिता से पूछा था। अब उपेंद्र बेटियों को क्या जवाब दें। घर में सभी को बोल रखा था कि वो गुवाहाटी गई हैं, लेकिन यहाँ पर तो बेटियां खुद गुवाहाटी से आई हैं। उपेंद्र ने बेटियों से कहा कि वो दोनों कोकराझार गई हैं, एक रिश्तेदार की तबीयत खराब है, उन्हें देखने के लिए गई हैं। ये सुनते ही स्टाफ के लोग बोल पड़े कि आपने तो कहा था कि गुवाहाटी गई हैं वो लोग। इस पर उपेंद्र ने कहा कि वो गुवाहाटी के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते से कोकराझार जाना पड़ गया। 25 फरवरी की सुबह में 10 बजे के आसपास दोनों छोटी बेटियां घर के बाहर घूमती हुई नजर आईं। ये आखिरी बार बेटियां दिखी थीं। दोपहर के टाइम पियोन बिगन प्रसाद ने वरांदे में खड़ी काले रंग की एक गाड़ी देखी। उपेंद्र नाथ उस गाड़ी के ड्राइवर से कुछ बात कर रहे थे। बिगन यहाँ से चुपचाप सर्वेंट क्वार्टर चले गए। शाम को 4:30 बजे के आसपास जब बिगन प्रसाद वापस बंगले में आए तो देखा कि यहाँ पर दोनों छोटी बेटियां नहीं हैं। इन्होंने उपेंद्र से पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोले कि उन्हें एक दोस्त की गाड़ी से वापस गुवाहाटी भेज दिया है। पियोन शाहिद और असिस्टेंट गोलोक शर्मा से भी उपेंद्र यही बात बोलते हैं। फिर 26 फरवरी को वो किचन के पास वाला गड्ढा भी स्टाफ ने भरा हुआ देखा। उपेंद्र ने इसका भी सेम रीजन बताया कि कोई गिर सकता है, खतरा है, पौधे आने में टाइम है, इसलिए भरवा दिया। इसके बाद 15 अप्रैल को रिटायर्ड जज ने बंगला खाली कर दिया और सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से निकल गए। फिर ये कहाँ गए किसी को भी नहीं पता। उधर उपेंद्र नाथ राजखोवा का सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, क्योंकि इन्होंने खुद के पेट में चाकू मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। फिलहाल ये खतरे से बाहर थे और धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। सिलीगुड़ी पुलिस की देखरेख में इलाज चल रहा था। अब 7 अगस्त 1970 को डुबरी से कुछ ऑफिसर्स उपेंद्र को देखने के लिए आते हैं। ये काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके थे। इनसे पूछताछ शुरू हुआ। 9 अगस्त आते आते उपेंद्र नाथ राजखोवा ने कन्फेस कर लिया कि इन्होंने ही अपने पत्नी और तीनों बेटियों का कत्ल करके जज के सरकारी बंगले में दफनाया है। पत्नी और बड़ी बेटी को 10 फरवरी की रात में मारा और उमेश बैश्य के साथ मिलकर उसको बाथरूम के पास वाले गड्ढे में दफन कर दिया। फिर 25 फरवरी की रात में दोनों छोटी बेटियों को मारा और रात में ही उसी उमेश के साथ मिलकर किचन के पास वाले गड्ढे में दफन कर दिया। जब ये चीजें मीडिया में आई तो बहुत सनसनी फैलती है। एक तो जज का सरकारी बंगला, आसपास कई सारे बड़े ऑफिसर्स भी रहते थे, एक पॉश इलाका था। ऐसी जगह पे 4 कत्ल करके उनको वहीं पर दफन कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी उस टाइम। ये 9 अगस्त को खुलासा हुआ था। 10 अगस्त को पुलिस डुबरी मजिस्ट्रेट से खुदाई की परमिशन लेती है। उस टाइम तक तो दूसरे जज भी वहां पर रहने लगे थे अपने परिवार के साथ, तो उनसे भी परमिशन लिया गया। इन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि जहां पर ये रह रहे हैं उस जमीन के नीचे 4 लाशें दफन हैं। सारी जगहों से परमिशन मिल जाती है। अब 11 अगस्त को मजिस्ट्रेट के सामने जज के बंगले की खुदाई हुई। 2 जगहें उपेंद्र ने बताई थी, एग्जैक्ट उसी जगह पर खुदाई होती है। वहां से 4 इंसानी कंकाल निकले, 2 एक गड्ढे से और 2 दूसरे गड्ढे से। इसके साथ कुछ कपड़े, सैंडल्स और कुछ गहने वगैरह भी निकलते हैं। इन सारी चीज़ों से साबित हो गया कि ये कंकाल उपेंद्र नाथ की पत्नी और तीनों बेटियों के हैं। उपेंद्र नाथ के द्वारा कत्ल के दोनों टाइम पहने हुए 2 कोट भी पुलिस ने बरामद किए, जिस पर रक्त के अंश पाए गए। 12 अगस्त को सिलीगुड़ी हॉस्पिटल से उपेंद्र नाथ को अरेस्ट किया गया। 13 अगस्त तक उमेश बैश्य भी अरेस्ट हो गया। 14 अगस्त को इंटेरोगेशन के दौरान उमेश ने बताया कि बंगले के कंपाउंड में मृतकों के सैंडल्स भी दफन किए गए हैं। इसने जहां जहां पर बताया वहां पर खुदाई होती है। वहां से 5 जोड़ी सैंडल्स बरामद हुए। 14 अगस्त की सुबह 10 बजे के आसपास उपेंद्र नाथ राजखोवा का कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है। 21 अगस्त तक उमेश का भी कन्फेशन ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद 21 दिसंबर 1971 को सेशन कोर्ट में चार्जशीट सबमिट हुआ। इसमें 302 और 201 जैसे चार्जेस लगे। नवंबर 1972 में ट्रायल शुरू होना था,
मगर इससे पहले डुबरी जेल में उपेंद्र नाथ वापस से खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। फिर इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। ट्रायल में डिले हुआ। इलाज के दौरान इनका मानसिक संतुलन भी चेक किया जाता है। इसमें ये बिल्कुल ठीक पाए गए, बस ये नाटक कर रहे थे, बिल्कुल होशो हवास में थे। आगे ट्रायल शुरू हुआ। 55 विटनेसेस ने गवाही दी। कोई चश्मदीद नहीं था, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं था, केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। जिस सेशन कोर्ट में बैठकर एक टाइम पे उपेंद्र नाथ राजखोवा फैसला सुनाते थे, उसी कोर्ट ने 27 जनवरी 1973 को इनके जुर्म के लिए फांसी की सजा सुना दी। उमेश के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, इसलिए इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब ये फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज होता है। हाईकोर्ट ने भी उपेंद्र के फांसी को बरकरार रखा, लेकिन उमेश को यहाँ पर उम्र कैद की सजा मिलती है। अब ये फैसला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी सारे फैसलों को बरकरार रखती है, यानी एक को फांसी होगी और एक को उम्र कैद। इसके बाद उपेंद्र नाथ ने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन भेजा, वहां से भी रिजेक्शन मिला। फिर 14 फरवरी 1974 को जोरहट जेल में सुबह 6 बजे से पहले उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी दे दिया गया। इस तरह से ये देश के इकलौते ऐसे जज बन गए जिन्हें फांसी हुई हो। इसके पहले कभी किसी जज को फांसी नहीं हुई थी, खासतौर से कत्ल के लिए। आगे का पता नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उपेंद्र नाथ ने अपनी बीवी और तीनों बेटियों का कत्ल क्यों किया। इनसे इंटरोगेशन के टाइम पुलिस ने और सुनवाई के टाइम जज ने पूछा था इस बारे में, मगर ये कुछ बताते नहीं हैं। अपना जुर्म तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे क्यों किया गया ये नहीं बताया। इनका ये राज इनके साथ ही चला गया। वो जो सरकारी बंगला था, उस टाइम के जज उसे खाली कर देते हैं। आगे कोई और जज भी वहां पर नहीं रहता है। लोग इसे भूत बंगला कहने लगे। 2010 में गवर्नमेंट इसको तुड़वाकर जुडिशियल बिल्डिंग बनाने का फैसला करती है। 2023 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। फिलहाल लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।